Hello everyone, welcome to the lecture. This video is a part of a series of Hindu Minority and Guardianship Act 1956. This is a part 1 and there are total 3 parts. In this part, I will explain section 6 to section 8 of this act, which is natural guardian of adopted son, and powers of natural guardian. These three sections are very important. So I will discuss in detail these first, and after that, in the second part, I will explain the remaining section of this act, and in third part, we will discuss uh, provisions related to this act according to book of Dr. Kesari. Uh, okay, so let's start. Okay, first of all, let's discuss section 4, which is of definition, uh, in which there are total two definitions, and clause B, content, guardian name, which is 4, total 4. So the first one is minor. Minor बोलता है कि minor means a person who has not completed the age of 18 years. मतलब ऐसा जो भी पर्सन है जिसने 18 ईयर्स की एज कंप्लीट नहीं करी है वो इस एक्ट के अनुसार माइनर होगा. द सेकेंड वन इज गार्जियन मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ अ पर्सन ऑफ अ माइनर और ऑफ हिज प्रॉपर्टी और ऑफ बोथ हिज पर्सनल एंड प्रॉपर्टी. मतलब कि गार्जियन ऐसा व्यक्ति है जो कि जो माइनर है व्यक्ति उसकी उसके पर्सनल केयर में है या फिर उसके प्रॉपर्टी उसके केयर में है या फिर दोनों उसके पर्सन और प्रॉपर्टी दोनों उस गार्जियन के केयर में है. तो ये इंक्लूड करता है गार्जियन कितने टाइप के होते हैं. तो ये सेक्शन 4 क्लॉज बी के अनुसार 4 तरीके के होते हैं. अ नेचुरल गार्जियन, second one is a guardian appointed by the will of the minor's father or mother, which is testimony guardian. A guardian appointed or declared by a court. And fourth one is a person empowered to act as such by or under any enactment relating to any court of wards. So there are total 4 guardian. In clause C, there is a definition of natural guardian. So natural guardian means any of the guardian mentioned in section 6. So section 6 is very important. You have to clearly understand this section because in this act natural guardian is very provision related to natural guardian is very important. So section 6 बोलता है कि natural guardian of a Hindu minor. कौन होगा natural guardian Hindu minor का. The natural guardian of a Hindu minor in respect of the minor's personal as well as in respect of minor's property, excluding his or her undivided interest in joint family property. मतलब Hindu joint family property are clause A. Sub clause A means in the case of a boy और अनमेरिड गर्ल. मतलब जब भी किसी बॉय का केस होगा, हिंदू बॉय का केस होगा और अनमेरिड गर्ल का केस होगा, द फादर एंड आफ्टर हिम द मदर. मतलब सबसे पहले फादर होगा जो नेचुरल गार्जियन होगा और उसकी डेथ के बाद या फिर उनके बाद उसकी मदर जो होगी वो नेचुरल गार्जियन होगी. इसमें प्रोविज़ो मिलता है प्रोवाइडेड दैट द कस्टडी ऑफ अ माइनर हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 5 ईयर शैल ऑर्डिनरीली बी विद द मदर. मतलब कि ऐसा जो भी चाइल्ड है जिसने 5 ईयर की एज कंप्लीट नहीं करी है उसकी कस्टडी जो होगी वो मदर के पास होगी. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है इस सेक्शन के अंदर. इसका सब क्लॉज बी जो है वो बात करता है इलिजिमेटेड बॉय और इलिजिटिमेटेड गर्ल, अनमेरिड गर्ल के बारे में. इन द केस ऑफ इलेजिटिमेट बॉय और एन इलेजिटिमेट अनमेरिड गर्ल द मदर एंड आफ्टर हर द फादर. मतलब इस केस में उल्टा होता है. इस केस में मदर जो होती है वो सबसे पहले नेचुरल गार्जियन होती है और उनके बाद जो होता है वो फादर नेचुरल गार्जियन होते हैं. इसके बाद द थर्ड वन इज़ इन द केस ऑफ मैरिड गर्ल द हस्बैंड. मतलब कि कोई भी हिंदू मैरिड गर्ल होगी तो उसका नेचुरल गार्जियन कौन होगा, हस्बैंड होगा. प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्जियन ऑफ अ माइनर अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इफ he has ceased to be a Hindu or if he has completely and finally renounced the world by becoming a hermit. मतलब कि hermit और ascetic मतलब कि सन्यासी या फिर
वनप्रस्थता हो गए हैं तो वो नेचुरल गार्जियन के कैपेसिटी से हट जाएंगे, उनकी कोई कैपेसिटी नहीं होगी नेचुरल गार्जियन बनने की. सो देयर इज़ एन एक्सप्रेशन ऑल्सो इन दिस सेक्शन. द एक्सप्रेशन फादर एंड मदर डू नॉट इंक्लूड अ स्टेप फादर एंड स्टेप मदर. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है कि जो इस सेक्शन में फादर और मदर की बात करी गई है वो स्टेप फादर और स्टेप मदर को नहीं इंक्लूड करते हैं. जो उनकी बर्थ और नेचुरल फादर और मदर होते हैं उन्हीं को इसमें इंक्लूड करा गया है. सेक्शन 7 ऑफ दिस एक्ट इज़ रिलेटेड टू एडॉप्टेड सन. तो नेचुरल गार्जियन ऑफ एडॉप्टेड सन कौन होगा? द नेचुरल गार्जियन ऑफ एडॉप्टेड सन हु इज़ a minor passes on adoption to the adoptive father and after him the adoptive mother. मतलब सेम इसमें भी अडॉप्टिव फादर जो है वो फर्स्ट नेचुरल गार्जियन होंगे और उनके बाद जो नेचुरल अडॉप्टिव मदर है वो होगी नेचुरल गार्जियन ऑफ एन अडॉप्टेड सन. The last section which we have to discuss is power of natural guardian. This section is similarly important, and if question is asked in examination about natural guardian, you have to compulsorily write this section and explain it in very precise way. So power of natural guardian, there are total six subsection of section 8. So we will discuss it particularly. First subsection is the natural guardian of a Hindu minor has power subject to provision of this section. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है कि जो नेचुरल गार्जियन है हिंदू माइनर का, उसकी पावर जो भी होगी वो इस सेक्शन के सब्जेक्ट में होगी, मतलब इस सेक्शन के अंतर्गत होगी. टू डू ऑल एक्ट्स which are necessary or reasonable and proper for the benefit of the minor. जितने भी उसकी पावर होगी कोई सा भी एक्ट करने की जो कि नेसेसरी है, रीजनेबल है एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर है और फॉर द रियलाइजेशन, प्रोटेक्शन और बेनिफिट ऑफ माइनर स्टेट, बट द गार्जियन कैन इन नो केस बाइंड द माइनर बाय पर्सनल कॉवेनेंट. सो यहाँ पे क्लियरली बात हो रही है कि जो नेचुरल गार्जियन है उसके पास पावर होगी, लेकिन वो सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ दिस सेक्शन होगी और वो कोई भी काम कर सकता है, कोई भी एक्ट कर सकता है जो कि नेसेसरी है, रीजनेबल है, प्रॉपर है फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर, और ऐसा कोई भी एक्ट कर सकता है जो कि इंक्लूड करता है रियलाइजेशन, प्रोटेक्शन और बेनिफिट ऑफ द माइनर स्टेट. मतलब अगर जो माइनर की प्रॉपर्टी का गार्जियन होता है तो उसके अंदर वो उसकी रियलाइजेशन से रिलेटेड, प्रोटेक्शन से रिलेटेड और माइनर्स के एस्टेट के बेनिफिट से रिलेटेड कोई भी एक्ट कर सकता है. लेकिन इसमें एक प्रोविज़ो भी ऐड कर दिया गया है, एक्सेप्शन भी ऐड कर दिया गया है कि जो गार्जियन है, बट द गार्जियन कैन इन नो केस बाइंड द माइनर बाय पर्सनल कमेंट. मतलब कि वह पर्सनली उस माइनर को बंधित नहीं कर सकता है किसी भी एक्ट के ज़रिए. The second subsection of section 8 tells that the natural guardian shall not without the previous permission of the court. मतलब कि ये जो सबसेक्शन है ये नेचुरल गार्जियन की पावर पे एक्सेप्शन अप्लाई करता है. मतलब कि सेक्शन 8 जो है वो खुद नेचुरल गार्जियन को पावर भी देता है और ऐसा प्रोविज़न भी बनाता है जिससे नेचुरल गार्जियन की पावर लिमिटेड हो जाती है. So the natural guardian shall not, without the previous permission of the court, a mortgage or charge or transfer by sale, gift, exchange or otherwise any part of the immovable property of the minor. मतलब कि जो गार्जियन है वो कोर्ट की परमिशन के बगैर मॉर्गेज नहीं कर सकता, चार्ज नहीं कर सकता और ट्रांसफ़र नहीं कर सकता. किस तरीके से? सेल, गिफ्ट या एक्सचेंज और अदरवाइज़ किसी भी तरीके से जो है वो उस प्रॉपर्टी को चार्ज, मॉर्गेज और ट्रांसफ़र नहीं कर सकता. और इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी को देखा जाएगा. एनी पार्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर और बी लीज एनी पार्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 5 ईयर. मतलब कि वो लीज पे नहीं देगा ऐसी कोई सी भी प्रॉपर्टी जो कि एक्सीड होती है 5 ईयर के टर्म से, और फॉर अ टर्म एक्सीडिंग मोर देन 1 ईयर
बियॉन्ड द डेट ऑन विच द माइनर विल अटेन मेजोरिटी। यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें बात कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी को वो लीज पे नहीं देगा जो कि 5 साल से एक्सीड होगी माइनर 5 साल के टाइम रेंज से एक्सीड में जाएगी। और दूसरे जो बात करता है कि वो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी लीज पे नहीं देगा जो कि 1 साल के टाइम से एक्सीड में होगी, तब जब वह 1 साल माइनर के मेजर होने के बाद एक्सीड करता है। मतलब कि जब माइनर अगर 2018 में मेजर हो रहा है तो उसका 1 साल मतलब 2019 तक अगर वो जाती है लीज पर तो वो वैलिड नहीं होगा। और मतलब कि प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट के विदाउट वो गार्जियन उसको लीज पे नहीं दे सकता। जो थर्ड सबसेक्शन है वो बात करता है एनी डिस्पोजल ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी बाय नेचुरल गार्जियन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 इज वॉइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ द माइनर और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम। मतलब कि अगर जो नेचुरल गार्जियन है वो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8 और सबसेक्शन 2 के अंडर उसके कॉन्ट्रावेंशन में कोई भी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करता है तो वो जो ट्रांसफ़र है वो वॉइडेबल होगा किसके इंस्टेंस पे, माइनर के इंस्टेंस पे और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम। सबसेक्शन 4 है वो बात करता है नो कोर्ट शैल ग्रांट परमिशन टू द नेचुरल गार्जियन टू डू एनी एक्ट मेंशन इन सबसेक्शन 2 एक्सेप्ट इन केस ऑफ नेसेसिटी और फॉर एन एविडेंट एडवांटेज ऑफ माइनर। मतलब कि ये एक और एक्सेप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करता है माइनर नेचुरल गार्जियन की पावर्स पे कि जो कोर्ट है वो अगर नेचुरल गार्जियन सबसेक्शन 2 के अंडर पिटीशन लगाता है तो उसको परमिशन नहीं ग्रांट करेगा तब तक वो माइनर की नेसेसिटी के लिए नहीं है और उसके एविडेंट एडवांटेज के लिए नहीं है। अगर नेसेसिटी होती है और एडवांटेज होता है माइनर का तो कोर्ट परमिशन ग्रांट कर सकता है। जो सबसेक्शन 5 है वो बात करता है गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के बारे में कि द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट ऑफ 1890 shall apply to and in respect of an application for obtaining the permission of the court under subsection 2। मतलब सबसेक्शन 2 के अंडर अगर कोई नेचुरल गार्जियन परमिशन ऑफ कोर्ट के लिए एप्लीकेशन देता है तो गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के जो प्रोविज़न है उसके अंडर ये सारी एप्लीकेशन फाइल होगी। सो in all respect as well as if it is were application for obtaining permission of the court under section 29 of that act। the section 29 ऑफ गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के अंडर जो भी प्रोसीजर दी गई है उसके अंडर में ये एप्लीकेशन फाइल होगी। एंड इन पर्टिकुलर ए proceeding in connection with the application shall be deemed to be proceeding under that act within the meaning of section 4A thereof। मतलब कि जो प्रोसीडिंग होगी जिसका कनेक्शन होगा एप्लीकेशन से तो वो डीम करी जाएगी प्रोसीडिंग जो है वो सेक्शन 4A के ऑफ गार्जियन एंड वार्ड एक्ट के अंडर में है। जो बी है इसका सब क्लॉज वो बोलता है कि द कोर्ट शैल ऑब्जर्व द प्रोसीजर एंड हैव द पावर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2, 3 एंड 4 ऑफ सेक्शन 31 ऑफ द एक्ट। मतलब कि कोर्ट के पास पावर होगी और वो ऑब्जर्व करेगा प्रोसीजर जो कि सबसेक्शन 2, 3 एंड 4 ऑफ सेक्शन 31 ऑफ द गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट में दी हुई है। जो क्लॉज सी है इसका वो बोलता है एन अपील शेल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट रिफ्यूजिंग परमिशन टू द नेचुरल गार्जियन टू डू एनी एक्ट मेंशन इन सबसेक्शन 2 ऑफ दिस सेक्शन द कोर्ट टू विच अपील्स ऑर्डिनरी लाई फ्रॉम द डिसीजन ऑफ दैट कोर्ट। मतलब कि अगर कोर्ट उसको मना कर देता है परमिशन देने से तो वो अपील कर सकता है ऐसी कोई सी भी कोर्ट में जो कि नॉर्मल डिसीजन ऑफ दैट कोर्ट के टाइम होती है। ठीक है, तो लास्ट सबसेक्शन जो इसका है वो बोलता है इन दिस सेक्शन कोर्ट मीन्स द सिटी सिविल कोर्ट। मतलब कोर्ट को डिफाइन करता है किस कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल होगी। तो कोर्ट मीन्स द सिटी सिविल कोर्ट और अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अ कोर्ट empowered अंडर सेक्शन 4A ऑफ द गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 within the local limit of jurisdiction the immovable property in respect of which the application is situated। मतलब कि
जिसके एनी सिटी सिविल कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा या फिर कोई भी कोर्ट होगा एम्पावर्ड सेक्शन 4A के गार्जियनशिप ऑर्डर एक्ट के अंडर एम्पावर्ड होगा। और वो कोर्ट के लोकल लिमिट्स में जो उसके जुरिडिक्शन में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसाइड होनी चाहिए। एंड वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड within the jurisdiction of more than one such court, means the court within the local limit of whose jurisdiction any portion of the property is situated। और जब भी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो सिचुएट होगी एक से ज़्यादा कोर्ट में, तो इस एक्ट के मतलब इसके हिसाब से काम करेगा। ठीक है, तो ये नेचुरल गार्जियन के 3 जो सेक्शन है उसको हमने कवर कर लिया है। और सेक्शन 4 में भी नेचुरल गार्जियन के बारे में बताया गया है। तो ये टोटल 4 सेक्शन हो जाते हैं इस एक्ट के, जो कि नेचुरल गार्जियन से रिलेटेड है। ये चारों ही सेक्शन इम्पॉर्टेंट है और आपको इसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में। So this is it. This was all about natural guardian, and let's meet in part 2 of this series. Thank you, and if you like my video, please subscribe and share my video.